अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ शुएब याकूब। आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में से है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि यू हैव टू सेलेक्ट द अल्फा। तुम्हें वो जो एबनॉर्मल रिटर्न है तुम्हें वो ढूंढना होता है। लेट्स से कोई भी टाइप की इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें आपको दो चीज़ें चाहिए। उस इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, अगर उसने रिटर्न कमा के देना है, अगर हिस्टोरिकल है तो ज़ाहिर है वो एक्चुअल रिटर्न हो। अर्न करके देना है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, अगर अर्न कर लिया तो एक्चुअल रिटर्न है। उसको तुम कंपेयर करते थे रिक्वायर रिटर्न से। और रिक्वायर रिटर्न क्या होता है? रिटर्न रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट रिस्की होगी तो रिक्वायर रिटर्न ज़्यादा होगा, अगर इन्वेस्टमेंट लेस रिस्की होगी तो रिक्वायर रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये हमेशा किस फॉर्मूले से आता था? कैपम के फॉर्मूले से। रिक्वायर रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट। सो इफ रिक्वायर रिटर्न इज 10% और आपकी इन्वेस्टमेंट दे रही है आपको 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो इसका मतलब अल्फा कितना आ गया आपका? 2%। और वेन एवर अल्फा और एबनॉर्मल रिटर्न इज पॉजिटिव, वी शुड सेलेक्ट दैट इन्वेस्टमेंट, वी शुड डू सम इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हम रिक्वायर रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं पास पेपर के अंदर इसके। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को हम किस तरह से कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड के एक्सपेक्टेड रिटर्न को और उसके रिक्वायर रिटर्न को। तो एक क्वेश्चन आएगा, समर 2011 में आया हुआ है, विंटर 2019 के अंदर टेस्ट हुआ हुआ है कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, तो उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न को और उसके रिक्वायर रिटर्न को आपने क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है। और अगर इफ देयर इज एनी अल्फा तो वी शुड डू सम इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। अच्छा, अब पहले तो म्यूचुअल फंड समझिएगा क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ ए फंड जिसके अंदर लोग क्या करते हैं, पैसा डालते हैं। ये इन्वेस्टर्स हैं, ये पैसा डाल रहे हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं, ये उसके अंदर फंड्स डाल रहे हैं। यहाँ कोई फंड मैनेजर बैठा होगा, वो आपका पैसा क्या करेगा, मैनेज करेगा, मैनेज करेगा फंड्स। अच्छा, वो मैनेज करेगा फंड और उसके बाद क्या क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा रिटर्न। अच्छा, नॉर्मली वो रिटर्न जनरेट करने के लिए क्या चार्ज करता है, फी चार्ज करेगा, फी चार्ज करेगा। और फी दो तरह की होती है, एक होता है फ्रंट एंड लोड और एक होता है बैक एंड लोड। ये लोड है, लोड नहीं है, लोड। फ्रंट एंड लोड क्या होता है? whenever you whenever you take position in mutual fund, और कह ले कि whenever you invest in mutual fund you will have to pay this fee। जब भी आप एंट्री लेते हैं म्यूचुअल फंड में जो आपको फी देनी पड़ती है उसको फ्रंट एंड लोड कहते हैं। अच्छा, बैक एंड लोड क्या होता है? whenever you take exit, तो आपको जो फी देनी पड़ती है उसको बैक एंड लोड कहते हैं, आपको ये फी पे करनी पड़ती है, इसको बैक एंड लोड कहते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड की जनरली दो टाइप्स होती हैं।
हम उसमें से एक पढ़ेंगे और मैंने सारे फीचर भी एक ही के बताए। म्यूचुअल फंड की दो टाइप्स होती है, एक होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, एक होता है ओपन एंड म्यूचुअल फंड। अच्छा, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड में क्या होता है? क्लोज एंड म्यूचुअल फंड में क्या होता है? कंपनी एक ही दफा पैसे रेज करती है, फंड रेज करती है कंपनी एक ही दफा बाय इशूइंग शेयर्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी ने रेज किया, कंपनी रेज 100 million फंड थ्रू शेयर इशू इन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी उस फंड को लिस्टेड बना देगी। 100 million कंपनी ने पैसा रेज कर लिया शेयर इशू करके। अब क्या होगा? अब इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। नाउ दीज शेयर्स विल ट्रेड इन मार्केट। अब वो शेयर्स ट्रेड होंगे मार्केट के अंदर। अब तुम उस फंड के अंदर 100 million से ज्यादा पैसा नहीं कर सकते। क्या हुआ जी? कंपनी ने 100 million रेज किया मार्केट में शेयर इशू करके, कंपनी के पास 100 million आ गया, कंपनी ने 100 million उठाया, डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होगा। ये फंड है, कंपनी ने शेयर इशू किए और रेज कितना कर लिया? 100 million, और इन्वेस्ट किया उस 100 million को इन मार्केट, डिफरेंट स्टॉक्स वगैरह के अंदर। और फिर हर साल क्या करेगी कंपनी? अनाउंस करेगी डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स। कंपनी फर्दर पैसा इस 100 million से ज्यादा पैसा नहीं तुम इसके अंदर कर सकते। हाँ, कभी करना हुआ तो कंपनी क्या करेगी? अपनी वो जो ऑथराइज लिमिट होगी वो बढ़ाकर दोबारा शेयर इशू कर सकती है। कोई डायरेक्टली बंदा इस 100 million के अंदर पैसा नहीं डाल सकता। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, तुम्हें शेयर्स बाय करने पड़ेंगे। अच्छा जी, ओपन एंड के अंदर क्या होता है? ओपन एंड के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं। ओपन एंड के अंदर ये फंड है, लेट्स से 100 million का इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ इसके अंदर। अब तुम चाहते हो कि तुम अपने 5 million इस फंड में डाल लें। तुम एक नया इन्वेस्टर हो, तुम न्यू इन्वेस्टर हो, तुमने 5 million इस फंड में डाल लिया। जब तुम 5 million अपने इस फंड में डालोगे ना, तो ये टोटल फंड कितने का हो जाएगा? 105 million का हो जाएगा। यानी कि हर नई इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी जो नेट एसेट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी हर। अच्छा, इसमें तुम एग्जिट भी ले सकते हो, इसमें तुम एंट्री भी ले सकते हो। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है। जब तुम चाहो इसके अंदर एंट्री ले सकते हो, जब तुम चाहो इसके अंदर से बाहर से निकल सकते हो। कैसे? जब एंट्री लेनी है आपने, तो आप 5 million इसके अंदर क्या करेंगे? अपना ऐड करेंगे नैव के अंदर, नेट एसेट वैल्यू, वो जो एसेट की वैल्यू होगी। लेट से पहले एसेट की वैल्यू थी 100 million, तुमने 5 million डाले, टोटल एसेट की वैल्यू होगी 105 million। तुमने एग्जिट लेना है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 105 से वापस 100 million हो जाएगी। यहाँ अगर 100 थी और 5 million का तुमने एग्जिट लेना है तो वो 95 million की हो जाएगी। तो यानी कि हर एंट्री और हर एग्जिट के ऊपर तुम्हारे फंड की वैल्यू ने क्या होना है? चेंज होना है। इसको हम क्या बोलेंगे? ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड बोलेंगे। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में जब भी तुमने पोजीशन लेनी है, तुमने नेट एसेट वैल्यू के ऊपर पोजीशन लेनी है। यहां देखना है जितनी इन्वेस्टमेंट तुमने की हुई है उस सारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अगर उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा है तो तुम ज्यादा प्राइस के ऊपर बाय करके जाओगे, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम है तो कम प्राइस के ऊपर तुम एंट्री लोगे। अच्छा, नेट एसेट वैल्यू होती क्या है? लेट से इस फंड के पास जितने पैसे थे उसने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट इन शेयर्स, तो टोटल जो शेयर्स वर्थ होगी ना, जिसमें तुमने इन्वेस्ट किया हुआ, सारे के सारे नेट एसेट वैल्यू होगी। नॉर्मली क्या होता है? तुमने जितने शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता है उसको तुम यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देते हो। जितने शेयर्स होते हैं ना, टोटल शेयर्स वैल्यू, लेट्स से टोटल शेयर्स वैल्यू अब हो गई है जी 150 मिलियन। तुमने क्या करना है? तुमने इसको डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर देना। लेट्स से टोटल यूनिट्स हैं
टोटल यूनिट्स है 10 मिलियन, तो नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट कितनी आ जाएगी? 15 रुपीज की। ठीक है, तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, दोबारा से सुनिए क्या होता है। इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया होता है, अगर तुम नए इन्वेस्टर हो, तुम जाना चाहते हो, तुम नेट एसेट वैल्यू के ऊपर एंट्री लोगे। अगर तुम एग्जिट लेना चाहते हो, तुम नेट एसेट वैल्यू पे एग्जिट ले सकते हो। हर नई एंट्री और नई एग्जिट के बाद नैव क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। नैव होती क्या है? नेट एसेट वैल्यू होती क्या है? जो उस फंड के पास पैसा पड़ा होता है, उस फंड ने वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया होता है। जहां जहां उस फंड ने मार्केट में इन्वेस्ट किया होता है, उसकी जो वर्थ होती है इन्वेस्टमेंट की, उसको इन टोटल करेंगे तो वो नेट एसेट वैल्यू है। उसको डिफरेंट यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया होता है। ठीक है, जैसा होता है ना, कंपनी की इक्विटी होती है, शेयर्स में डिवाइड किया होता है। इस तरह कंपनी के टोटल एसेट्स वैल्यू को तुमने यूनिट्स पे डिवाइड किया होगा। टोटल नैव को जब तुम यूनिट्स पे डिवाइड करोगे तो नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट आ जाएगी। अच्छा, अब तुम चाहते हो कि सर मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इस फंड में इन्वेस्ट करना है, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दिस फंड। जिस तरह हम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, शेयर्स बाय करते हैं और देखते हैं शेयर की कीमत कितनी है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहां पर देखिए एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15 रुपी पर यूनिट है वैल्यू। क्या चीज है ये? नैव है। नैव पर यूनिट, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट है। अब तुम जरा देखो कि तुमने इन्वेस्ट करना है जी, तुमने इन्वेस्ट करना है 1.5 लाख रुपया, 150,000 रुपीज इन्वेस्ट करने। तो कितने यूनिट्स बाय करोगे? 15 से इसको डिवाइड कर दो, तो तुम 10,000 यूनिट्स बाय करोगे एक्चुअली, जब तुमने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आपकी वो जो आपको इनवॉइस मिलेगी, उसके ऊपर लिखा होगा, जो रिपोर्ट मिलेगी उसके ऊपर लिखा होगा कि तुमने 10,000 यूनिट बाय किए, ऐड 15। अच्छा, अब जब एग्जिट लेना है, जब एग्जिट लेना है, लेट से तब एक नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट हो गई थी 20 रुपए की। अब तुम जब सेल करोगे, तुम कहोगे यार मैंने अपने 10 के 10,000 यूनिट बेचने हैं, तो 20 रुपए के बेच दो। तो तुम कितने के बेचोगे? 2 लाख के। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 1.5 लाख की। बेचा कितने का तुमने? 2 लाख का। तो तुम्हें बेनिफिट कितने का हो गया? गेन कितने का हो गया? 50,000। इस तरह से ओपन एंड म्यूचुअल फंड के अंदर मूवमेंट होती है। अभी मैंने फी को कंसिडर नहीं किया, इसके अंदर फी भी कंसिडर करनी है आपने। ठीक है, तो इसके ऊपर एक पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। हम एक पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो 2011 का है। ये क्वेश्चन है समर 2011 की अटेम्प्ट का, क्वेश्चन नंबर 2 है। ए पार्ट में कहता है एस्टिमेट द इफेक्टिव एनुअल यील्ड व्हिच एफआर वुड अर्न फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अप टू December 31, 2011। आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है म्यूचुअल फंड के अंदर, कहता है उसकी इफेक्टिव यील्ड बता दो। यील्ड कहते हैं रिटर्न को। इफेक्टिव एनुअल यील्ड आपने अगर एनुअलाइज बेसिस पे देखा जाए तो आपने कितना कमाया है पूरा साल के अंदर। फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईच फंड इवैल्यूएट वेदर इट वुड अचीव द रिटर्न इन अकॉर्डेंस विद इट्स रिस्क प्रोफाइल। फिर आप देखो क्या उसने अपनी रिस्क प्रोफाइल, यानी कि उसने अपने रिक्वायर्ड रिटर्न के अकॉर्डिंग तुम्हें कमा के दिया है। अगर कमा के दिया है फिर तो उस फंड में इन्वेस्टमेंट करो, वरना नहीं करो। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच फंड इवैल्यूएट वेदर इट वुड अचीव द रिटर्न इन अकॉर्डेंस विद इट्स रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल का मतलब है अपने बीटा के अकॉर्डिंग उसने रिटर्न कमा के दिया आपको, यानी कि रिक्वायर्ड रिटर्न और इफेक्टिव यील्ड सेम है, फिर तो ठीक है, अदरवाइज इस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना। Trustee of FR Cooperative Housing Society are planning to invest its surplus fund in different open and mutual funds. Detail of proposed investment along with the market information gathered from a stock analyst are as follows. 3 फंड है ABC। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जी 1 जुलाई को, एक में इन्वेस्ट किया, एक में 1 अगस्त को इन्वेस्ट किया, एक में 1 सितंबर को इन्वेस्ट किया, यानी कि पूरा साल पे पैसा नहीं लगा। ठीक है, एक अगर लेट्स से ये 31 दिसंबर तक दिया है तो एक 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, एक किया हुआ है 5 महीने के लिए और एक 4 महीने के लिए। अमाउंट इन्वेस्टमेंट है जी 5 लाख, 10 लाख और 5 लाख की। एस्टिमेटेड नेट एसेट वैल्यू, और जब आप खरीद रहे थे तो नेट एसेट वैल्यू ये है, और जब आप बेच रहे थे तो नेट एसेट वैल्यू ये है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड, उसने कैश के अंदर आपको इतना इतना डिविडेंड देना है। बोनस टू बी रिसीव्ड, ये बोनस आपको मिल रहा है जी 10%, 5% और 5% का।
फंड करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए जी उसने। फ्रंट एंड लोड, बाइंग लोड है जी 3% की फी है, बैक एंड लोड 1% की फी है। शार्प रेशो दी हुई है उसने 0.71 की। कोरिलेशन विद द बेंचमार्क इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, बेंचमार्क इंडेक्स के साथ आपकी कोरिलेशन दी हुई है। अच्छा जी, बेंचमार्क इंडेक्स क्या है जी? पहले वाले का KSE 100 इंडेक्स है, KSE 30 इंडेक्स है, KMI 30 इंडेक्स है। ये डिफरेंट इंडेक्स हैं जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल होते हैं। अगर आप में से कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको हल्का सा भी अगर इन्वेस्टमेंट का आइडिया है, उसको इन तीनों इंडेक्सेस का आइडिया होगा। टोटल एनुअल रिटर्न, जिसको रिटर्न ऑफ मार्केट कहते हैं, ये रिटर्न ऑफ मार्केट दिया हुआ है। स्टैंडर्ड एविएशन, मार्केट की स्टैंडर्ड एविएशन दी हुई है 0.1 की, और रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 9% का। चलिए जी, पहले तो हम सॉल्व करते हैं इतना हिस्सा जो ए पार्ट से रेलिवेंट है कि इफेक्टिव एनुअल यील्ड आपने किस तरह से फाइंड करनी है। जी, 3 आप कॉलम बना लें। सबसे पहले लिख लें फंड्स, फंड का नेम है जी ए फंड, बी फंड एंड सी फंड। आप इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी कर रहे हैं? इसमें कर रहे हैं जी 5 लाख, इसमें कर रहे हैं 10 लाख, इसमें भी कर रहे हैं 5 लाख। अच्छा, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो आपने नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदने। फंड में ना शेयर्स नहीं होते, ओपन एंड म्यूचुअल फंड में आपने यूनिट्स बाय करने होते हैं। आप यूनिट्स बाय करने गए तो एक यूनिट था लेट्स से 10.5 का, 10 का, 9.7 का। लेकिन याद रखिएगा, आपको फ्रंट एंड लोड भी देना पड़ेगा, आपको ये कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। ये कॉस्ट किस तरह से बेयर करनी पड़ेगी? ये जो नैव होती है ना, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट जो दी हुई है ऊपर, ये इसके अंदर ये कॉस्ट ऐड हो जानी है, ठीक है। आपको यानी कि ये 10.5 का नहीं मिलेगा, 10.5 के अंदर 3% जमा हो जाएगा, फिर ही आपको एक यूनिट मिलेगा, महंगा मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे बिड ऑफर स्प्रेड नहीं होता। जब आप खरीदने जाते हैं तो कोई चीज़ महंगी मिलती है, जब आप बेचने जाते हैं तो वो चीज़ सस्ती हो जाती है। तो फी का ताल्लुक भी बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप कोई चीज़ खरीदने जाएंगे तो नैव महंगी हो जाएगी, जब आप बेचने जाएंगे नैव कम हो जाएगी। तो फ्रंट एंड और बैक एंड लोड यहाँ पर सेपरेटली कैलकुलेट नहीं होगा, नेट एसेट नैव के अंदर ऐड या लेस करके होगा, ठीक है। अगर आप खरीदने जाएंगे तो वो चीज़ बढ़ जाएगी, बेचने जाएंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा जी, अब नैव की वैल्यू निकालते हैं इंक्लूडिंग फी। किस तरह से किया जी? जो भी आपका नैव था उसको 1 प्लस फ्रंट एंड लोड से क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया 10.82 अप्रॉक्सीमेटली, 10.20, 9.85। एग्जाम्पल के तौर पे कर भी देता हूँ। ये 10.5 था ना पहले वाला ए का, इंटू 1.03 करना, तो ये अप्रोक्सीमेटली बनेगा 10.815। मैंने राउंड ऑफ करके 10.82 लिख लिया। आप एग्जैक्टली भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। अच्छा जी, एक यूनिट आप बाय कर रहे हैं 10.82 का, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स बाय देख लो कितने आ रहे हैं, डिवाइड कर लें इन दोनों को आपस में, ये आपके नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। फिर ये जितने नंबर ऑफ यूनिट्स थे ये तो आपने बाय कर लिए, फिर नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर आपको बोनस भी मिला है। बोनस का मतलब आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए। जैसे वो शेयर्स का बोनस होता है ना, कि आपको शेयर्स फ्री में एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, एग्जैक्टली यहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आप 10% ले लें पहले वाले का, और बाकी दोनों का आपने 5-5% लेना है। टोटल यूनिट्स आ जाएंगे, साल के एंड पे आपके इतने यूनिट्स आ गए। अब हमने जब इसको बेचना है, इसको खत्म करना है, एक्चुअली बेच नहीं रहे, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पज ये देख रहे हैं कि अगर हम साल के एंड पे इसको बेचेंगे तो हमें कितने पैसे मिल जाएंगे। नैव एट ईयर एंड। अब जरा देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वैसे तो नैव है 10.4 की, 10 की, 9.9 की, बट रिमेंबर द रूल, नैव को आपने कम करना है जो आपका सेलिंग लोड है, बैक एंड लोड है।
तो मैंने क्या किया, मैंने नैव को डिवाइड कर देना है 1 प्लस बैक एंड लोड के ऊपर। और रूल वही है, जब कोई चीज खरीदने जाओगे नैव थोड़ी बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जब कोई चीज बेचने जाओगे नैव थोड़ी कम हो जाएगी, आपको पैसे क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। जो बिड ऑफर रूल हम रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ते आ रहे हैं वही रूल है, ठीक है। शेयर्स की खरीदे फरोख्त के अंदर कोई करेंसी खरीदनी बेचनी है, हमेशा यही रूल चलता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मैं एग्जांपल के तौर पे पहले वाला कर देता हूँ। 10.1 10.4 डिवाइड बाय 1.01 आ जाएगा। तो ये सारे कर लेते हैं, इसके अंदर कोई लोड नहीं था, सेम आ गया। अच्छा जी, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लें, डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करके। यूनिट्स इंटू नैव करके इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब कुछ आपको कैश डिविडेंड मिला है, वो वैसे ही ऐड कर दें आप। वो डिविडेंड वो यूनिट्स की शेप में नहीं मिला था, वो कैश की शेप में मिला था, इसलिए वो मैं इन्वेस्टमेंट में ऐड कर रहा हूँ। रिमेंबर द रूल, अगर डिविडेंड भी यूनिट्स की शेप में मिलेगा तो लाइक बोनस की तरह ऊपर आपने ऐड करना है उसको। अच्छा जी, अब टोटल रिटर्न निकाल लें। कैसे निकलेगा टोटल रिटर्न? क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू प्लस डिविडेंड, जाएगा 33,067,17,538 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका टोटल रिटर्न आ गया। अब क्या करना है आपने, अब आपने इस टोटल रिटर्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और उसको एनुअलाइज कर लेना है। पहले तो ये देखो कितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है, नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं जी। ये आपने 1 जुलाई को इन्वेस्ट किया है। 1 जुलाई से लेकर अगर हम देखें ईयर एंड तक तो 6 महीने बनते हैं, इसके डेज काउंट कर लें। 1 अगस्त से लेकर ईयर एंड तक 5 महीने बनते हैं, इसके डेज काउंट कर लें। 1 सितंबर से लेकर ईयर एंड तक इसके डेज काउंट कर लें। ये अप्रॉक्सीमेटली 183 डेज हैं, 152 हैं, 121 है। अब एनुअल एनुअलाइज यील्ड निकाल लें। एनुअलाइज यील्ड का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, जो भी रिटर्न आएगा वो एनुअल नहीं है, इसको एनुअलाइज करना पड़ेगा। कैसे, जरा देखिएगा। 33,067 का रिटर्न है ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख इंटू 365 दिन साल के हैं डिवाइड बाय 183। 4410 का रिटर्न है ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 मिलियन। ये 152 डेज का रिटर्न है, इसको एनुअलाइज कर लो। 13.19, 10.66, 10.58, ये रिटर्न आएगा। दैट इज द सोल्यूशन ऑफ पार्ट ए। तो आपका म्यूचुअल फंड ए इतना रिटर्न दे रहा है, बी इतना रिटर्न दे रहा है, सी इतना रिटर्न दे रहा है। अब आ जाए बी पार्ट के ऊपर, क्या कह रहा है। कहते हैं रिस्पेक्ट ऑफ ईच फंड इवैल्यूएट वेदर इट वुड अचीव द रिटर्न इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क प्रोफाइल। तो तुमने क्या करना है, रिक्वायर रिटर्न निकालना है बी पार्ट के लिए। तो रिक्वायर रिटर्न निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, रिस्क फ्री रेट चाहिए, गिवन है। रिटर्न ऑफ मार्केट चाहिए, गिवन है। प्लस तुम्हें बीटा चाहिए, बीटा नहीं गिवन। मसला बीटा क्या है, बीटा नहीं गिवन। अच्छा, बीटा नहीं गिवन तो कुछ कैलकुलेशन तो गिवन होगी ना। बीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं। याद है बीटा का फॉर्मूला क्या होता था, कोरिलेशन बिटवीन मार्केट एंड सिक्योरिटी। लेट्स से मैं सिक्योरिटी की जगह फंड लिख देता हूँ, एफ लिख देता हूँ, फंड लिख देता हूँ। कोरिलेशन बिटवीन मार्केट एंड दैट फंड,
ठीक है, वैसे तो एक सिक्योरिटी होती है ना, यहाँ फंड की कोरिलेशन फाइंड करनी है क्योंकि तुम्हें फंड का बीटा चाहिए। तो कोरिलेशन बिटवीन मार्केट एंड फंड इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ये फॉर्मूला बनेगा पॉसिबल। तो कोरिलेशन ऑफ मार्केट एंड फंड मुझे पता है, ये देखो कोरिलेशन बिटवीन बेंचमार्क इंडेक्स, ये पता है आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट भी पता है, ये बेंचमार्क की स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड चाहिए, वो नहीं पता। स्टैंडर्ड डेविएशन फंड तो नहीं आपको पता, वो तो दिया नहीं हुआ, कहीं भी देख लें। हाँ, एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है, शार्प रेशो। शार्प रेशो दी हुई है, याद है शार्प रेशो का फॉर्मूला क्या होता था? रिटर्न ऑफ फंड, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। शार्प रेशो गिवन है, रिस्क फ्री रेट गिवन है, फंड का रिटर्न तुम्हें पता चल गया है कितना है, तो तुम ये निकाल सकते हो। तो हम शार्प रेशो से क्या निकालेंगे? कोरिलेशन ऑफ दैट फंड। निकल आई सर। कोरिलेशन ऑफ फंड पता है, कोरिलेशन ऑफ, हम शार्प रेशो से क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड। हम शार्प रेशो से क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड। नाउ वी नो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट एंड कोरिलेशन बिटवीन फंड एंड द मार्केट। तो हम क्या निकाल सकते हैं? बीटा। बीटा आ गया। आरएम पता है, आरएफ पता है, तो क्या निकालेंगे? रिक्वायर्ड रिटर्न। रिक्वायर्ड रिटर्न को उन फंड की यील्ड के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या फंड इन्वेस्टमेंट वर्दी हैं या नहीं है। चलें जी, आज जरा कैलकुलेशन करते हैं इन्हीं की। क्या क्या पता है आपके पास? आपको रिस्क फ्री रेट पता है, कितना है जी रिस्क फ्री रेट? आपको रिटर्न ऑफ मार्केट भी पता है, लेकिन तीनों के डिफरेंट डिफरेंट है। कितने कितने हैं जी? 16, 17 और 12। अच्छा, आपको मैं अगर बीटा दे दूं तो आप क्या निकाल सकते हैं? रिक्वायर्ड रिटर्न। तो इसका मतलब मुझे बीटा की कैलकुलेशन करनी है। बीटा के लिए वर्किंग करते हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं शार्प रेशो कितनी कितनी है? 0.71, 0.31, 0.16। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, जो हमने रिटर्न ऑफ फंड निकाला है वो ऊपर वही वाला ले लेंगे। 13.19, 10.66, 10.58। अच्छा, शार्प रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न ऑफ फंड माइनस रिस्क फ्री रेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड। ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तुमने ये कैलकुलेट करनी है। तो तुम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड निकाल लो रिवर्स कैलकुलेशन करके। शार्प रेशो पता है, रिस्क फ्री रेट पता है, ये सारा कुछ तुम कर लोगे। एग्जाम्पल मैं एक सॉल्व कर देता हूँ। 13.19% माइनस 9% डिवाइडेड बाय 0.71। ये वर्किंग मैंने कर दी, मैं सारी कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ। शार्प रेशो से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड निकाल ली, अब आप बीटा निकाल लें। क्या चाहिए बीटा के लिए आपको? कोरिलेशन बिटवीन मार्केट एंड फंड, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। अच्छा, मैं कोरिलेशन भी लिख लेता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट भी लिख, बीटा कैलकुलेट करते हैं 0.45। इसी तरह बाकी दोनों भी हो जाएंगे। रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट कर लें और इस रिक्वायर्ड रिटर्न को कंपेयर कर लें फंड की यील्ड के साथ। थर्टीन 13.19 था, 10.66 था,
10.58 था। हाँ जी, डिसीजन क्वेश्चन ये था कि क्या इस फंड ने रिस्क के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया। 15% रिक्वायर्ड रिटर्न था, उसने 13% रिटर्न जनरेट किया है, तो परफॉर्म किया है जी, ओवर परफॉर्म्ड है। 11% मांग रहे थे, 10.66 है, अंडर परफॉर्म्ड है। और ये भी क्या आ जाएगा, अंडर परफॉर्म्ड। तो ये समर 2011 की टाइम का क्वेश्चन है। अब हम सॉल्व करते हैं विंटर 2019 का क्वेश्चन, वो इससे आसान है। ये क्वेश्चन है जी विंटर 2019 का। ए पार्ट में कहता है यूजिंग अल्फा वैल्यू रिकमेंड विच म्यूचुअल फंड शुड बी सिलेक्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट। थोड़ा डिफरेंट पूछा, लेकिन याद रखिएगा अल्फा वैल्यू ही निकालनी है। इसका मतलब तुम्हें म्यूचुअल फंड का रिटर्न चाहिए और क्या चाहिए जी, रिक्वायर रिटर्न चाहिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर रिटर्न चाहिए। कहते हैं जी TIL हैज रिसेंटली डिस्पोज ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन सकूक फॉर 500 मिलियन, 500 मिलियन उसके पास अवेलेबल है। कंसिडरिंग द recent sharp decline in the equity market, TIL believes that it's a good time to invest the proceeds of Sukuk in an equity-based mutual fund for 1 year. While investing in any mutual fund, TIL management always look for a fund with a high alpha value in hope of getting a high return on the investment. उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहाँ अल्फा वैल्यू ज़्यादा आती है। TIL investment manager has identified three equity-based mutual fund for investment. Detail of these mutual fund along with their estimated NAV on the expected date of investment. अच्छा, expected date of investment है जी साल का पहला दिन और आखिरी दिन। मतलब इसमें कोई एनवलाइज नहीं करना, तुम्हें कोई टेंशन वैसे नहीं है। सिंपल साल के पहले दिन की नैब निकालनी है, आखिरी दिन की नैब निकालनी है, डिफरेंस लेना, आपका रिटर्न आ जाएगा। अच्छा जी, तीनों के बेंचमार्क दे दिए हैं। ये उनके साल के पहले दिन का है, साल के आखिरी दिन की नैब दे दी है, फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड दे दिया है। शार्प रेशो से उसी तरह आपने वो फंड की क्या लोड करनी होगी, स्टैंडर्डेशन कोरिलेशन दी हुई है। ये मार्केट का रिटर्न और मार्केट की स्टैंडर्डेशन भी दे दी है। जस्ट अ रेपिटेशन और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। उसी तरह आप तीनों फंड का नाम लिखो। फंड ए है जी, फंड बी है, फंड सी है। इन्वेस्टमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हाँ लिख भी सकते हैं कि तीनों में इक्वल इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन कोई कैश नहीं है, तो कोई कहीं कैश डिविडेंड नहीं है, कोई बोनस नहीं है, तो सीधा सीधा परसेंटेज रिटर्न निकालना है। तो नैब लिख लो, ओपनिंग स्टार्ट वाली। आपको पता है ना नैब के अंदर आपने क्या ऐड करना था, फ्रंट एंड लोड ऐड करना है। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कितनी नैब है जी। पहली दफ़ा की 15.92 है, उसमें 1% का लोड ऐड करना है। एग्जाम्पल के तौर पर ये कितना आ जाएगा, 16.08 आ जाएगा। इसी तरह बाकी भी कैलकुलेट कर लें। ये आपने ओपनिंग नैव निकाल ली, एंडिंग नैव निकाल लें, और एंड वाली नैव आपको पता है ना किस तरह से निकालते हैं। बैक एंड लोड से आपने डिवाइड करना है ताकि वो कम हो जाए थोड़ी, क्योंकि हम जानते हैं जब हम बाय करेंगे तो महंगे रेट पे बाय करना है, जब हम सेल करेंगे तो कम रेट पे हम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ जी, कितने हैं जी, पहले वाले कर लेते हैं। 21.55 है और 2% है, 21.13 आ जाएगी। इसी तरह बाकी भी कर लें, 98.19, 121.49 आ गया। परसेंटेज रिटर्न निकाल लें। किस तरह, 21.13 डिवाइड बाय 16.08 -1 कर देंगे, आपके पास एनवलाइज रिटर्न आ जाएगा। कैसे कैसे ये रिटर्न आया, साल के शुरू में आपने पैसे डाले 16 पे, साल के एंड पे आपने पैसे डाले 21.13 पे। अज्यूम करो एक यूनिट बाय किया साल के शुरू में 16 का, 16.08 का, एक ही यूनिट सेल किया 21.13 का, तो रिटर्न कितना निकालना है, दोनों को डिवाइड करके -1 कर लो। या इसी तरह बाकी भी कर लें। एनुअल यील्ड आ गई। अब आपने निकालना है रिक्वायर्ड रिटर्न।
क्या क्या चाहिए? रिस्क रेट, रिटर्न ऑफ मार्केट। रिस्क रेट 10% गिवन है, रिटर्न ऑफ मार्केट हर फंड का अपना अपना गिवन है, जो उसका बेंचमार्क है उसके अकॉर्डिंग। बीटा तुम्हें करना पड़ेगा वर्किंग के अंदर जाके, वर्किंग कर लेते हैं। हाँ जी, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोरिलेशन बिटवीन मार्केट एंड फंड इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। कोरिलेशन पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट पता है, ये निकालनी है। अब मैं जरा शॉर्टकट लगा रहा हूँ, शार्प रेशो से डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। याद है ना शार्प रेशो का फॉर्मूला क्या था? रिटर्न ऑफ फंड माइनस रिस्क रेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड। शार्प रेशो पता है, ये पता है, ये पता है, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिवर्स कैलकुलेशन करें और निकालें जरा बीटा क्या क्या आता है। सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी कितनी आती है फंड की। इसी स्टैंडर्ड डेविएशन को ऊपर बीटा के फॉर्मूले में डाल दें। कोरिलेशन कितनी थी जी? 0.6 की इंटू 36.29 डिवाइडेड बाय 0.59। तीनों का बीटा निकाल लें। मैं ज़्यादा डिटेल में वर्किंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में की थी सारी। ये बीटा आ गया है, बीटा ऊपर पुट कर दे। यहाँ रिक्वायर्ड रिटर्न का फॉर्मूला लगा दें, हिस्ट्री रेट प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। क्या है जी? 10%। कितना आ जाएगा रिक्वायर्ड रिटर्न? 38.80। ये कितना आएगा? 14.74। ये कितना आएगा? 21.61। अब आपके पास एनुअल यील्ड है तीनों की, रिक्वायर्ड रिटर्न भी है, तो दोनों का डिफरेंस ले, अल्फा निकाल लें। तुम्हारा पहले वाला ए जो म्यूचुअल फंड है 31.41 कमा के दे रहा है, 38 लोग मांग रहे थे, तो नेगेटिव अल्फा आएगा। दूसरे वाले में 23.71 रिटर्न कमा के दे रहा है, लोग 14 मांग रहे थे, पॉजिटिव अल्फा आएगा। तीसरे वाले में 27 वो रिटर्न कमा के दे रहा है, लोग 21 मांग रहे थे, पॉजिटिव अल्फा आएगा। तो आपने क्या करना है, एनुअल यील्ड में से रिक्वायर्ड रिटर्न माइनस कर दें, आपके पास अल्फा आ जाए। सबसे ज्यादा फंड कौन सा बेहतर है? म्यूचुअल फंड बी, क्योंकि उसका अल्फा सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो ये एक डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। होपफुली आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच गाइस।